ओके, आप सबों को गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास कहां तक छोड़े थे हम ले जाकर? आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। कॉपी देखिए, एक मिनट। ठीक है, ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है आप लोग के सामने वो क्या है? अच्छा, आप दोनों हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं? दोनों हिंदी मीडियम से हैं, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या, कहाँ से हैं आप? कहाँ? यूपी से हैं। आपका नाम? प्रतीक कुमार, ऋतिक कुमार। कहाँ से हैं आप? बिजनौर से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, आज फर्स्ट बेंचर लास्ट बेंचर कैसे हो गए? आज का जो पहला टॉपिक है वो है, जो हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में, वो था इंटर स्टेट काउंसिल, है ना? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्यीय परिषद। देखिए, आप लोग नाम से ही इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अंतर राज्यीय परिषद, है ना? दो राज्यों के बीच, बिहार यूपी, है ना, यूपी एमपी या झारखंड छत्तीसगढ़, कोई भी दो राज्य या दो से अधिक राज्य, इनमें अगर किसी टाइप का मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, ठीक ना, तो ये कैसे दूर किया जाए? एक तो इसका सॉल्यूशन है क्या, कि डायरेक्ट आप कहां जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना? सुप्रीम कोर्ट में आप अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा? एफआईआर कीजिएगा, अर्जी डालिएगा, केस लड़िएगा और वहां से फैसला लेके जाइएगा। लेकिन आप लोग सभी को मालूम है कि एक बार जहां मैटर कोर्ट चला जाता है तो बीबी से डाइवोर्स लेने में 2 साल लग जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो स्टेट स्टेट का प्रॉब्लम है। वो बोलेगा नहीं, जैसे कैसे कैसे हो सकता है? आप लोग मैप पे भी देखते होंगे, जो बाउंड्रीज होता है स्टेट का, वो बड़ा एकदम ऐसे जिगजैग 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 होता है ना? मान लो ये बिहार है और यहीं पास यूपी है, ठीक ना? अब इस एक लाइन पे, इसी एक लाइन पे हो सकता है कि कोई बहुत बढ़िया वाला जंगल हो जहां चंदन की लकड़ियां उपजती हो, और चंदन की लकड़ियां बेच के किसको फायदा होगा? स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को फायदा होगा, है ना? अब इस जंगल पे बिहार सरकार की भी नजर है और यूपी सरकार की भी नजर है। क्यों भाई? चंदन की लकड़ियां हैं। या फिर हो सकता है कि यहां पहले से तो नहीं पता था, परंतु रिसर्च हो रहा है और रिसर्च के बाद यह पता चल जाए कि इस वाले एरिया में एक जगह है जहां सोना दबा हुआ है। क्या दबा हुआ है? सोना दबा हुआ है। कोई राज्य सरकार छोड़ेगा? आप छोड़ोगे? आपको पता चल जाए कि बगल वाले खेत में सोना दबा हुआ है, मालूम चला रात में आप इंतजार करोगे, डेली सब सो गया, फावड़ा उठाए ले जाकर मिट्टी कोड़ रहे, किस लिए? सोना। तो राज्य को भी चाहिए सोना, संसाधन, आय के साधन। झगड़ा इसीलिए होता है, ठीक ना? अब झगड़ा सॉल्व करने के लिए लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट यहां गए तो बस सोना को दूर से ही देखते रहिए, केस चल रहा है 4 साल 5 साल 6 साल, है ना? तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अगर दो राज्यों में या दो से अधिक राज्यों में या संघ और राज्य में किसी टाइप का झगड़ा हो जाए तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां लोग बैठ के झगड़े को सुलझाएं। जैसे हम लोग के घर की तरफ झगड़ा हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग आते हैं ना कि चलो भाई आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, एक फैसला हम लोग देते हैं, आप लोग इसको मानो। बस यही चीज यहां हो रहा है। बस यहां झगड़ा किनके बीच हो रहा है? स्टेट्स के बीच में, ठीक ना? तो स्टेट झगड़ा कर रहा है तो इन लोग से सीनियर कौन होगा? सेंटर होगा। जैसे सोसाइटी में झगड़ा होता है तो कोई बुजुर्ग आदमी करता है ना मीटिंग, कंप्रोमाइज जिसको बोलते हैं, तो यहां कंप्रोमाइज कौन करवाएगा? सेंटर। और सेंटर का सबसे पावरफुल आदमी पीएम,
तो इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, पीएम रहेंगे। और सदस्य कौन रहेंगे इसमें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि किसी भी राज्य का किसी से झगड़ा हो सकता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में आपसी कोई मनमुटाव हो जाए या किसी भी टाइप का डिसीजन लेना हो, तो एक ऐसा बॉडी हो, एक ऐसी संस्था हो जहां बैठ के लोग डिसीजन ले सके, है ना। इसका चेयरमैन कौन होगा, पीएम होगा। और सदस्य कौन होंगे, सारे स्टेट के सीएम्स। और अगर यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। और प्रशासक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, प्रशासक कौन नियुक्त करता है, प्रशासक कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। इसी प्रशासक का अलग अलग संघ शासित प्रदेश में अलग अलग नाम होता है। जैसे दिल्ली में संघ शासित प्रदेश है, परंतु यहां का प्रशासक क्या कहलाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है ना। अंडमान निकोबार वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है। चंडीगढ़ वाला यस हाई कमिश्नर कहलाता है। ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, आप लोग इसको लिखते जाइएगा कि आप लोग लिखिएगा अंतर राज्य परिषद लिखिए। सबसे पहले अंतरराज्य परिषद लिखें, टाइटल, हेडिंग आप लोग तो लिख लिया है ना, इन लोगों के लिए लिखिए अंतरराज्य परिषद। लिखिए अंतरराज्य परिषद। हाँ, सबसे पहले नीचे पॉइंट लिख दीजिए कि इसका गठन आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल 263 के तहत होता है। अनुच्छेद 263 के अधीन होता है। ठीक, पहला। दूसरा, सबसे पहली बार अंतरराज्य परिषद का गठन 1900, बोलिए जी जो पढ़ लिए हैं, 1990 में पहली बार गठन, ठीक ना। अध्यक्षता पीएम के द्वारा, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक। ठीक ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो, एक साल में मिनिमम 3 बैठकें अनिवार्य हैं। एक साल में लिखते जाइए आप लोग, लिख रहे हैं, एक साल में इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं, एक साल में मिनिमम 3 बैठकें कंपलसरी है। नहीं, ये मिनिमम है, मैक्सिमम अगर झगड़ा बड़ा हो गया, ठीक ना, तो वो होगा 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, झगड़ा तो सुलझाना है ना भाई। लेकिन मिनिमम पीएम को 3 बैठकें लेना अनिवार्य है, ठीक ना। 3 मीटिंग्स आर कंपल्सरी विद इन ए ईयर। अंडरस्टैंड, एनी कंफ्यूजन। 5वां, टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल्स, टोटल नंबर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। हिंदी में लिखिएगा, अंतरराज्यीय परिषदों की कुल संख्या 5। कितनी है? 5। कौन कौन सी है लिखिएगा।
पहला सेंट्रल जोन, केंद्रीय जोन उसको बोलते हैं। दूसरा उत्तरी जोन, नॉर्दर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, NORTHERNZONE, उत्तरी जोन। ठीक ना, लिखे। तीसरा वेस्टर्न जोन, तीसरा वेस्टर्न जोन, पश्चिमी जोन। जोन या क्षेत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर जोन ही लिखा हुआ आता है एग्जाम में, पश्चिमी क्षेत्र या जोन। चौथा दक्षिणी जोन, दक्षिणी, साउदर्न, दक्षिणी जोन। पांचवा पूर्वी जोन, ईस्टर्न जोन, है ना, हो गया। अब देखिए, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल बना ना, इंटर स्टेट काउंसिल, इसका उद्देश्य क्या था? दो या दो से राज्यों के झगड़े को सुलझाना, विवादों को सुलझाना, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करना। सौहार्दपूर्ण वातावरण समझते हैं आप लोग? सौहार्दपूर्ण वातावरण समझते हैं? सौहार्दपूर्ण वातावरण कहने का मतलब है कि कोई ऐसी व्यवस्था करना जिसमें आप लोग सभी मिलजुल के रहिए, है ना, कि राज्य सभी मिलजुल के रहे। ये व्यवस्था कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा ना। नहीं तो राज्य तो अपने अपने में लड़ते रहेंगे कि नहीं भाई ये क्षेत्र हम लेंगे तो ये क्षेत्र हम लेंगे। समझ में आ रहा है? और इसके लिए जोन्स में बांट दिया गया इसको। टोटल 5 जोन है। कोई दिक्कत? अब देखो, इसके अलावे टाइम टू टाइम, समय समय पे केंद्र सरकार ने कुछ कमीशंस को गठित किया, कुछ आयोग को गठित किया, जिसका काम क्या था? ये सजेशन देना कि कैसे संघ और राज्य के बीच का संबंध और अच्छा हो। समझ में आ रहा है? केंद्र सरकार टाइम टू टाइम कुछ आयोगों का गठन किया। किसका? आयोगों का। आयोग क्या होता है जी? जैसे 5 मेंबर, 5 आदमी को मिला के एक कमिटी बना दिया गया, या 3 आदमी को मिला के एक कमिटी बना दिया गया, और ये कमिटी को क्या बोला गया कि आप अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में एक रिपोर्ट दीजिए कि हम लोग क्या क्या काम ऐसा करें कि 2 राज्यों के बीच में आपसी संबंध बेहतर रहे, या फिर ऊपर जो सेंटर है और जो नीचे राज्य है इनके बीच में झगड़ा ना हो। समझ में आ रहा है? तो लिखिए कमिटीज, लिखिए पॉइंट नया, कमिटीज ऑब्लिक कमीशंस रिलेटेड टू। देखिए, हम एक लाइन इंग्लिश बोलते हैं, एक लाइन हिंदी बोलते हैं। तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश वाला लिखेंगे, जब हिंदी बोलेंगे तो हिंदी वाले लिखिएगा सब। कमिटी ऑब्लिक कमीशंस रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन, रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। हिंदी में लिखिए कमिटी, कमिटी, कमिटी ऑब्लिक आयोग, ये है ना। अच्छा, इसको ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा इसको काटिए, 1 मिनट काटिए। पहले लिखिए केंद्र, केंद्र, केंद्र और राज्यों, केंद्र और राज्यों, केंद्र और राज्यों के संबंध, के संबंध से संबंधित, से संबंधित कमिटी ऑब्लिक आयोग। लिखे? पहला नंबर दीजिए, पहला नंबर दीजिए राजमन्नार कमिटी, राजमन्नार कमिटी।
नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम होता है, तो वेट मत कीजिए। राज मन्नार कमिटी, RAJA, हाँ सही बोले हो, RAJAMANNAR। हिंदी वालों के लिए लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जी। वाह शाबाश। ठीक है, राजमन्नार कमेटी। देखिए राजमन्नार कमेटी जो था ये डैश दे के लिखिए कब बना था, 1969 में, 1969 में। दूसरा नंबर नाम लिखिए सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग। ये वही सरकारिया आयोग है जो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल लागू होता था तो उसको लेके क्या हो जाता था, विवाद हो जाता था, तो हम लिखवाए थे सरकारिया आयोग गठित हुआ था। तो ये सरकारिया आयोग सिर्फ उसी पे आर्टिकल 356 पे ही नहीं डिसीजन दिया था, इंटर स्टेट काउंसिल पे भी दिया था डिसीजन, है ना। लिखिए सरकारिया आयोग 1983, 1983। और तीसरा नंबर पुंछी कमीशन, पुंछी, पुंछी, पुंछी कमीशन, इंग्लिश में लिखवा दो, लिखिए PUNCHHI, पुंछी कमीशन। ये 2007 में बना था। ठीक ना। अगला हेडिंग दीजिए इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। ये टॉपिक खत्म हो गया आप लोगों का, इससे इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, है ना। अंतर राज्यीय जल विवाद। ठीक, सबसे पहले तो यहां लिख लीजिए इसके नीचे कि आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुच्छेद 262 के तहत इसका डीलिंग होता है, अनुच्छेद 262। अब देखिए ये है क्या, पहले ये समझिए, आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है। अंतरराज्यीय जल विवाद, पानी को लेके आप लोग सुनते होंगे। अभी तक कितना विश्व युद्ध हुआ है? 2 हुआ है। तीसरा कौन करवा दिया विश्व युद्ध जी? 2 विश्व युद्ध हुए हैं आज तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, ठीक ना। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, ठीक ना, समझ में आ रहा है। 1914 से 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें क्या था कि एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक ना, ब्रिटेन फ्रांस जैसे मित्र राष्ट्र थे। क्या थे? मित्र राष्ट्र। और दूसरे तरफ जर्मनी, इटली, अमेरिका नहीं, जर्मनी, इटली और आपका रशिया जैसे धुरी राष्ट्र थे। इनको क्या बोला जाता था? धुरी राष्ट्र। और इनको क्या बोला जाता था? मित्र राष्ट्र। तो प्रथम विश्व युद्ध मतलब विश्व युद्ध, समझ रहे हो ना, ऐसा युद्ध जिसमें 2 देश शामिल नहीं थे, पूरा विश्व शामिल था। जैसे आप में और इनमें झगड़ा स्टार्ट हुआ,
ठीक ना, आपके तरफ से हम आए, इनके तरफ से वो आई। अच्छा, आप आदमी नहीं हैं, आप क्या हैं, आप ब्रिटेन हैं, ठीक ना, क्या है आप क्या हैं, एकदम सही चुन लिया, जर्मनी है, ठीक, जर्मनी, ठीक, आप इटली हो गए। तो अच्छा, फिर हम आए, हम पे गोला बारूद बरसने लगा, तो मेरे समर्थन में वो पीछे से आ गए। आप कौन रहिएगा जी देश, फ्रांस, ठीक है, वो फ्रांस हो गए, तो इनके समर्थन में फिर ये आ गई। तो देख रहे हैं, दो देश के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ और आ रहा है कौन, पीछे 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 सब देश, और सब एक दूसरे पे पत्थर चलाने लगा, उसको पत्थर मार रहा, उसको पत्थर इन द सेंस बम चला रहा है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध था, कितने साल चला था, 1914 से 1900, लाखों लोग मरे। आपको मालूम होगा कि भारत भी इसमें शामिल था, परंतु भारत उसमें गुलाम था, ठीक ना, भारत पे किसका शासन था, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन यहां से फौजी लोग को ले जा रहा था, चलो भाई कहां, लड़ाई लड़ने। समझ में आ रहा है, इसमें ब्रिटेन की जीत हो गई थी, समझ में आ रहा है। और उसके बाद वारसाई की संधि की गई थी। हालांकि देखिए ये इस टॉपिक का नहीं है, फिर भी हम, मेरे अंदर का ज्ञानी मानव मुझे विवश कर रहा है कि नहीं आप लोग को ज्ञान दिया जाए, तो दू कि नहीं दू, दे, ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए दीजिए, ठीक है, आप तो ऐसे बोल रहे दीजिए, ठीक ना। तो देखिए, इसमें जो भी हारता है उसके साथ जीतने वाले लोग क्या करते हैं, संधि करते हैं ना, कि भाई आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ वारसाई की संधि। किसकी संधि हुई, वारसाई की संधि। और वारसाई की संधि के द्वारा समझ लीजिए कि जर्मनी का टेटुआ दबा दिया गया था, जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। ऐसा मान लीजिए, जर्मनी ना तो सेना रख सकता था, ना वायुयान रख सकता था, ना सैनिक रख सकता था, ना कुछ रख सकता था। जर्मनी में कोई कोयला क्षेत्र है तो वो दे दिया गया फ्रांस को, ठीक ना, कि भाई तुम कोयला बेचो और युद्ध में जितना खर्चा हुआ है तुम इससे निकालो। समझ में आ रहा है। अगर उसका जैसे लॉरेंस और एल्सेंस का क्षेत्र था जो लौ इस्पात और कोयला के लिए बहुत फेमस था, वो निकाल के फ्रांस को दे दिया गया, लो भाई यहाँ का कोयला बेचो तुम और पैसा निकालो। इस टाइप से करके जर्मनी को सभी तरफ से गला दबा दिया गया था। और इसी वारसाई संधि के अगेंस्ट में जर्मनी का एक नागरिक खड़ा हुआ जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। इतिहास उसको किस नाम से जानती है, एडोल्फ हिटलर के नाम से। बोलता है कि आज तक इतिहास में जितना बड़ा कत्लेआम एडोल्फ हिटलर चलाया उतना बड़ा कत्लेआम कोई नहीं चलाया। एक इस रूम टाइप का गैस चेंबर रखा था जी, जो एडोल्फ हिटलर का विरोध करता था ना उसको पकड़ता था, ट्रेन में भरता था, भेज देता था कहाँ, गैस चेंबर में, जाओ बेटा मेरा विरोध कर रहे हो, और सबको घुसा देता था। खाली उसकी क्या निकलती थी, बॉडी निकलती थी, ठीक ना। और जो हिटलर था ये सबसे बड़ा विरोधी था इजरायलियों का। किसका, इजरायलियों का। अगर धर्म के नाम पे बोलिएगा तो ज्यूज का। किसका, ज्यूज का। हिटलर का ऐसा मानना था कि जर्मनी जैसे इंडिया तो हम इंडियंस का है ना, लेकिन यहां के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगर कोई पाकिस्तानी के हाथ में आ जाए, ठीक ना, या बांग्लादेशी के हाथ में आ जाए, या अमेरिकन के हाथ में आ जाए, तो हमको खुंदक होगा ना। देश मेरा, संसाधन मेरे, और कंपनी किसकी है, अमेरिकन की। तो कभी भी मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे तो नहीं। यही काम यहां ये किया कि जर्मनी का जितना बड़ा बड़ा जो कंपनीज था ना, सबका मालिक कौन था, ज्यूज था। जर्मनी की इकोनॉमी को कौन चला रहा था, ज्यूज चला रहे थे। हिटलर को लगा, हिटलर का यह कहना था कि हम प्रथम विश्व युद्ध भी जीत जाते, लेकिन सारा पैसा ज्यूज के हाथ में था, और युद्ध के समय ये ज्यूज लोग क्या कर रहा था, हम लोग को हेल्प नहीं कर रहा था। तो इन ज्यूज को मार कर भगाओ यहां से। तो ये जो गैस चेंबर बनाया था ना, ये इन्हीं ज्यूज लोगों के लिए बनाया था, और इसमें अपने विरोधियों के लिए भी का भी इस्तेमाल करता था। एक और चीज बताते हैं, आज तक विश्व में हिटलर की तरह भाषण देने वाला आदमी नहीं पैदा हुआ, ठीक ना। आपके पास खाने का पैसा नहीं है, आपके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी तरह को रोटी मिले, है ना। परंतु हिटलर आता था और ऐसा भाषण मार के चला जाता था
कि आपका रोंगटा खड़ा हो गया और आप क्या बोल रहे हैं, हमको रोटी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, आजादी। क्या चाहिए, किस चीज से आजादी, वारसाई संधि से आजादी। हम क्या करेंगे, भूखे रहेंगे परंतु बंदूक उठाएंगे। बस आप में जोश आया, हिटलर बंदूक पकड़ा दी आपको, लीजिए। बोला जाता है कि हमारे मोदी जी भी बहुत हिटलर से प्रभावित हैं, और मोदी जी भी जो भाषण देते हैं भाइयों और बहनों, तो ये उसी स्टाइल में देते हैं जिस स्टाइल में किसी जमाने में हिटलर दिया करता। समझ में आ रहा है। अब देखो, यही वारसाई संधि की धज्जी उड़ाते उड़ाते एक समय ऐसा आ गया कि फिर से विश्व के दो देश, पूरा विश्व दो खेमों में बट गया और फिर से विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है। और अमेरिका इसमें आके शामिल होता है। वो भी कब, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका रहता है शामिल, परंतु इनडायरेक्टली वो केवल पैसा देता है। केवल क्या देता है, आज जिसको लड़ना है लड़ो, पैसा नहीं है, आओ मेरे पास से ले जाओ पैसा, बाद में लौटा देना, इंटरेस्ट लौटा देना साथ में। समझ में आ रहा है। मतलब हम 100 रुपया देंगे और इंटरेस्ट के साथ जोड़ के 150 रुपया लेंगे, बाकी जिसको लड़ना है लड़ो ना तुम लोग। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका शामिल था, परंतु और दूसरे विश्व युद्ध में भी इनडायरेक्टली ही शामिल था, परंतु एक घटना हुई, पर्ल हार्बर की घटना। जापान, देखो अमेरिका ग्लोब के इस छोर पे है, जापान इस छोर पे है, लेकिन धरती क्या है, गोल है ना, ठीक ना। तो जापान बैठ के देख रहा था कि अमेरिका दूर से बैठ के पैसा दे रहा है और युद्ध को बढ़ाते जा रहा है। एक काम करते हैं, अमेरिका पे ही अटैक करते हैं। और जापान क्या किया कि अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, क्या नाम है उसका, हवाई द्वीप। यहां पर्ल हार्बर बंदरगाह है। क्या है, पर्ल हार्बर बंदरगाह भी है, ठीक। और यहां इसी हवाई द्वीप पे अमेरिका का सबसे बड़ा वायुयान बेड़ा था, ठीक ना, सबसे बड़ा बेड़ा था। और रातों रात क्या किया, जापान यहां बम बरसा दिया। जब बम बरसा दिया तो अब अमेरिका के नेशनल इंटीग्रिटी पे चोट था, अब तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। तब अमेरिका पूरा दल बल के साथ उतरा, और अंत कैसे हुआ आप लोग को मालूम ही है कि अमेरिका नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम पटक दिया, है ना। ये तो नॉर्मल बम पटका था, ये तो पत्थर मारा था जाके, और ये क्या किया, ले जाके चट्टान ही पटक दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझ में आ रहा है। खत्म, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। और ऐसा बम पटका कि आज तक जापान उससे उबर नहीं पाया है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, आज भी। सोचो पटका था कब, 45 में। तो इसीलिए बोला जाता है शक्तिशालियों को छेड़ना नहीं चाहिए, कब किसका मूड खराब हो जाए, है ना। जैसे हम लोग फेसबुक में कभी कभी ना मोदी जी के अगेंस्ट में या अपने एरिया के सांसद वांसद के अगेंस्ट में हार्ड लाइन लिख देते हैं, फिर याद आता है यार बड़ा आदमी है, छोड़ो डिलीट करो इसको, फिर डिलीट कर दिया जाता है। नहीं भाई, कल को बोला देखो यार कौन आदमी अमरीश सिंह टाई टुकुर कर रहा है, थोड़ा इसको देखो, फेसबुक में ज्यादा लिखता है। डर किसको नहीं लगता है, बोलिए आप लोग को नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो मैं तो कभी कभी क्या करता हूं ना, कमेंट्स कर देता हूं फिर डिलीट कर देता हूं। नहीं भाई, लाइफ में पंगा, जाओ यार, तुमको जो करना है करो। ठीक, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। समझ में आ गया? तो देखो, अच्छा ये बात कहां से उठी थी? एक कहावत है कि विश्व का जो अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा ना तो वो पानी के लिए होगा। ये कहावत है, हर एक जगह सुनते होंगे कि पानी की समस्या, अरे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, तुम लोग देखते जाओ अगला विश्व युद्ध किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा। वहीं से ये बात उठी थी। और आप लोग खाली स्टोरी सुने के लिखे भी, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ आप लोग लिखें, कलम चला। देखिए हम जो भी मुंह से बोले ना उसको पटाख से कलम से लिख लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछता है। भले ही हम कहानी सुना रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछता है। लिखिए पटाख से प्रथम विश्व युद्ध, साइड में लिख लीजिए, यहां ब्रैकेट बनाइए, हाँ ब्रैकेट बना दीजिए, ब्रैकेट बना दीजिए, लिख दीजिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918,
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1945। और द्वितीय विश्व युद्ध का एक और घटना है जी, जब जर्मनी को लगा, जब हिटलर को लगा कि अब हम हार जाएंगे, ठीक है ना, क्या लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो हिटलर क्या करता है, अपने एक बंकर में खुद को गोली मार लेता है। क्या करता है, खुद को, लेकिन अपने साथ एक और को मारता है, अपनी गर्लफ्रेंड को। युद्ध होने का, ये वाला जो युद्ध है इसके पीछे का बहुत लंबा इतिहास है। अगर हम वो इतिहास बताने गए तो आज की क्लास कम पड़ जाएगी, नेक्स्ट क्लास भी लग जाएगी। एक्चुअली देखिए, इसको शॉर्टकट में हम आपको समझा देते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट में समझाते हैं क्या, हाँ शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए, आप लोग बाल्कन पेनिनसुलर का नाम सुने हैं, सुने हैं बाल्कन पेनिनसुलर का। मेरे पास यहां मैप नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। आप लोग एक काम करो, मोबाइल सब निकालो, सबके पास मोबाइल है ना, निकालो, उसमें बोलो एलेक्सा से बाल्कन पेनिनसुलर। एलेक्सा को ही बोलना रहता है ना, मोबाइल ऑन तो कीजिए, ठीक। इसका नेट निकालिए, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब नहीं, नेट निकालिए, नेट मतलब क्रोम, क्रोम, गूगल, गूगल, गूगल निकालिए। यहां बोलिए बाल्कन पेनिनसुलर, सभी कोई बोलिए। इटली के बगल में है, इटली के बगल में एड्रियाटिक सी है, उसके बगल में बाल्कन पेनिनसुलर है, जहां यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इस टाइप के देश हैं। आया बाल्कन पेनिनसुलर? मैप इमेजेस खोल लीजिए, बाल्कन पेनिनसुलर। रुकिए रुकिए, मैं खोलता हूं, देखिए इसको खोलिए। ये हो गया इटली, ये इटली है ना, और ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, बाल्कन पेनिनसुलर। पेनिनसुलर को हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप क्या होता है ये भी समझ लो, जो तीन तरफ से, जैसे ये इंडिया का जो साउथ इंडिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इसका मतलब देखो, वैसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर हिंद महासागर है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से मुख्य भूमि से कनेक्टेड हो, तो इस ऐसे भूमि को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर या प्रायद्वीप। देखिए, एक तरफ पानी है, दो तरफ पानी है, ये छोटा, ये इधर पानी है ना, और इधर ये मुख्य भूमि से जुटा हुआ है। ये तो मेन भूमि है ना, इधर खाली जमीन है, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और इसका नाम क्या है, बाल्कन। तो पूरा नाम क्या हो गया, बाल्कन प्रायद्वीप। देखो, ये झगड़ा बहुत पुराना चल रहा था। बाल्कन पेनिनसुलर में बहुसंख्यक जनता स्लावों की है। किसकी है? स्लाव जाति का नाम है, प्रजाति का नाम है। और स्लाव प्रजाति जो है, प्रजाति के दृष्टिकोण से रसिया के समीप है। किसके समीप है? रशिया के समीप है। परंतु बाल्कन पेनिनसुलर में प्रभाव किसका ज्यादा था? ब्रिटिश का ज्यादा। यूरोप में तो रशिया भी आता है, ठीक ना, यहां ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों के कॉलोनीज ज्यादा थे, ठीक। अब रसिया चाह रहा था कि इस पूरे क्षेत्र पे किसका प्रभाव रहे, मेरा प्रभाव रहे। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो प्रजाति रूप से हमारे सामने है, मतलब हमारे संबंधी हैं। अब प्रभाव किसका है? ब्रिटेन और फ्रांस का। वहां एक क्रीमिया नाम का छोटा सा आइलैंड है बाल्कन पेनिनसुलर में ही, बगल में क्रीमिया।
आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। क्रीमिया पेनिनसुलर को लेकर झगड़ा होता है, ठीक ना, जिसमें क्रीमिया पेनिनसुलर ब्रिटेन के हाथ से निकल जाता है, ठीक ना। उस झगड़े में इनडायरेक्टली फ्रांस सब जुटा हुआ था, और इधर क्रीमिया को पीछे सपोर्ट कौन कर रहा था? रसिया कर रहा था। इसी टाइप से झगड़ा चल रहा था। फिर जर्मनी भी इस झगड़े में कूद गया था। इसी बीच में एक घटना हुई थी, सरेजेवो हत्याकांड। क्या हुआ था? सरेजेवो हत्याकांड। सरेजेवो हत्याकांड में क्या हुआ था कि सर्बिया के राजकुमार थे, हम नाम शायद भूल रहे हैं, जो भी है राजकुमार थे, और ये सरेजेवो कहां गए थे? घूमने गए थे, ठीक। और सरेजेवो जब घूमने गए थे तो वहां उनकी हत्या कर दी गई थी, और ये हत्या हुई थी तो ऐसा हल्ला हुआ कि इस हत्याकांड में जर्मनी और रसिया का हाथ, ठीक ना। और जैसे हम हैं ब्रिटेन, हम आपको समर्थन दे रहे थे और आपकी हत्या कहीं और हो गई, तो ये तो खुला चैलेंज हमको हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो ये तात्कालिक कारण था सरेजेवो हत्याकांड, ठीक ना, जिसमें राजकुमार फर्डिनेंड की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और यही एक छोटे से बात से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इधर से जर्मनी और रसिया एक दूसरे के साथ कॉलर पकड़ा पकड़ी करने लगे, और बात विश्व युद्ध तक पहुंच गई। फिर वारसाई की संधि हुई। वारसाई की संधि में जर्मनी का टेटुआ दबा दिया गया, हिटलर आ गया इसके अगेंस्ट में, और वो ऐसा ऐसा काम करते गया कि धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर बात करोगे ना तो 100 साल पुराना इतिहास है, उसके भी पीछे जाओ। फ्रांस का एकीकरण, इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक ना, और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किसका किसका? इटली और जर्मनी का। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो किया था बिस्मार्क, ठीक ना, वो 1860 और 70 के दशक में। तो उस समय जो फ्रांस था, फ्रांस का कब्जा कहां था? जर्मनी के कुछ कुछ क्षेत्रों पे था, ठीक ना। तो यहां बिस्मार्क गेम खेला था, और गेम खेल के फ्रांस से वो सारे क्षेत्रों को छीन लिया था। तो फ्रांस उस खार में बैठा हुआ था कि हमको जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हम जर्मनी को छोड़ेंगे नहीं, है ना। युद्ध तो हो रहा है 1914, लेकिन खार खाया हुआ 1860 और 65 से, इतना पुराना पुराना घटना से। मतलब कि पिछले 100 साल से ये घटनाएं इकट्ठी होते जा रही थी, और उसमें माचिस कौन मार दिया? राजकुमार की हत्या। और सारे देश एक दूसरे से खुंदक खाए ही बैठे हुए थे, अब भिड़ गए आपस में। जैसे यूक्रेन रसिया वॉर अभी करंट में चल रहा है ना। मेन मुद्दा क्या है जानते हो आप लोग इसमें? रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है रसिया को। एक संस्था है नाटो। क्या है? नाटो। इसका मुखिया है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। और ये एक सैन्य संगठन है, सैनिक लोग का संगठन है। इस नाटो में मान लीजिए जितने देश शामिल है, मान के चलो 10 देश शामिल है, तो अगर तुम किसी एक देश पे भी अटैक करोगे ना तो इसके समर्थन में बाकी 9 देश लड़ने आ जाएंगे, ठीक ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मान लो एक तो अमेरिका इसका मुखिया हो गया, इसके अलावा इसमें 9 देश और हैं। हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। अब मान लो इंडिया भी इसमें शामिल हो गया, तो अमेरिका क्या करेगा? अपना मिसाइल लाके कहां लगा देगा? इंडिया में लगा देगा। अपनी सेना कहां उतार के रखेगा? इंडिया में उतार के रखेगा, ठीक ना। यही चीज क्या हुआ कि देखो, हालांकि हम लोग विषयांतर हो गए हैं, ये हमारे सब्जेक्ट आज हमको नहीं पढ़ाना था, हम पॉलिटी पढ़ाने आए हैं, लेकिन अभी आप लोग को हम हिस्ट्री पढ़ाने लगे हैं। आप लोग बार बार क्वेश्चन करते जा रहे हो, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना, ठीक। देखो, ये मान के चलो रसिया है, ठीक ना, यहां है ऐसे यूक्रेन, ठीक, और अमेरिका कहां है? यहां बैठा हुआ है। अब जो यूक्रेन है ये बोला कि हम भी नाटो में शामिल होंगे। किसमें? नाटो में शामिल होंगे। क्यों?
क्योंकि चूंकि रसिया के बगल में है, रसिया बड़ा देश है और रसिया से इनका पटता भी नहीं है ज्यादा, तो नहीं होता है कि कोई दबंग आदमी के बगल में रहोगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी जमीन को हड़पते जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये बोला कि हम भी नाटो में शामिल होंगे, और अमेरिका तो चाह ही रहा था कि आप शामिल हो। पूछो क्यों? अब ये अपना मिसाइल ले जाके यहां लगा देगा। अब खुद सोचो, यहां है रसिया, ठीक, और रसिया के ठीक बगल में किसका मिसाइल आके लग जा रहा है? रसिया बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा ना। रसिया मना किया कि नहीं यार तुम मत करो ऐसा। यूक्रेन के पीएम जानते हो ना कौन है? कौन है? कपिल शर्मा है। कौन है? जैसे आज हमारे देश में कपिल शर्मा कॉमेडियन है ना, शो चलाते हैं ना, कॉमेडी विद कपिल शर्मा, वैसे ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ दिन पहले तक वहां के कॉमेडियन थे। क्या थे? जैसे कपिल शर्मा शो चलता है ना, वैसे ही जेलेंस्की शो चलता था। कहां? यूक्रेन में। तो कॉमेडियन थे, बाद में इलेक्शन लड़े और प्रेसिडेंट बन गए वहां के। समझ में आ रहा है? ठीक। तो इनको तो मजाक लग रहा था, हम बन जाएंगे नाटो का सदस्य, क्या कर लेगा रसिया, वही मजाक लग रहा था। और उनको मालूम नहीं है कि यहां कौन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है जी? पुतिन। कौन बैठा हुआ है? जो अमेरिका को तो वैल्यू नहीं देता है, बोलता है आओ ना फरिया लेंगे तुमसे। जहां मतलब पुतिन तो खार खा के बैठा रहता है, कभी कभी तो लोग उसको इनवाइट भी नहीं करते हैं झगड़े में, लेकिन वो देखता है अच्छा अमेरिका इस झगड़े में, दौड़ के पहुंच जाता है, हम भी हैं इस झगड़े में। ये वाला हिसाब है। समझ में आ रहा है? और अमेरिका अपना मिसाइल यहां लगा रहा है, बर्दाश्त कर लेगा पुतिन? समझाया कपिल जी मान जाइए, कॉमेडी शो चलाइए। कहे आप नहीं बोलते हैं विशुद्ध भाषा में, रगड़ा क्यों कर रहे हैं? जेलेंस्की बोला नहीं, हम तो नाटो ज्वाइन करेंगे, मिसाइल लगाएंगे, अमेरिकन प्लेन्स उतारेंगे। पुतिन बोला रुको 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 बेटा, राते रात इसके जितने भी एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट्स थे जहां अमेरिकन प्लेन्स उतर सकता था, सबको बम से मार के उड़ा दिया। समझ में आ रहा है? अब देखो झगड़ा कैसे टन रहा है। यूक्रेन मतलब रसिया इतना बड़ा अजगर है कि यूक्रेन को तो 2 दिन में निगल जाता। अब युद्ध यूक्रेन और रसिया का नहीं चल रहा है, अब वेस्टर्न कंट्रीज और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को लड़ने के लिए सारा जो गोला बारूद, मशीन गन, मिसाइल, एरोप्लेन, जितना चीज आ रहा है, कहां से आ रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये लोग दे रहे हैं। अब पुतिन बार बार धमकी दे रहा है कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन मूड खराब हुआ ना तो ये जो मिसाइल अभी यहां गिर रहा है इसका रुख मोड़ देंगे इधर। समझ में आ रहा है? और इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि अगर इस झगड़े को जल्दी से नहीं रोका गया तो आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले। इसीलिए बोला जा रहा है। भारत का संबंध शुरू से ही रसिया के साथ बहुत अच्छा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी इंडिया पे बाह्य आक्रमण हुआ, ठीक ना, चाहे वो 62 का चाइना का आक्रमण हो, भारत चाइना युद्ध हो, या फिर पाकिस्तान के साथ जो समस्या 72 में हुई, 65 में हुई, या फिर कारगिल वॉर भी हुआ, ठीक ना, रसिया हमेशा किसके साथ खड़ा था? इंडिया के साथ खड़ा था। और इसीलिए आज इंडिया भी रसिया के साथ खड़ा है, परंतु इनडायरेक्टली कैसे खड़ा है वो भी समझा देते हैं। आज लगता है क्लास इसी में जाएगा। देखो, रसिया में बहुत लार्ज स्केल पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। किसका? पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का, है ना, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। इंडिया अपना 95% पेट्रोलियम कहां से मंगाता है? विदेशों से मंगाता है। कहां से? विदेशों से मंगाता है। इसमें बहुत सारा कंट्रीज है, ईरान है, इराक है, रशिया है, अमेरिका से भी कुछ कुछ मंगाता है, ऐसा बात नहीं है। अब देखो, जब वॉर स्टार्ट हुआ तो रसिया का बहुत बड़ा मात्रा में तेल कहां जाता है? यूरोप, है ना। अब यूरोपियन कंट्रीज इससे तेल खरीदना
कम कर दिया। कम कर दिया क्यों? ताकि रसिया का इनकम कम हो जाए। और रसिया का इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? यही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, सबसे बड़ा स्रोत। तो क्या हुआ कि हम इसे खरीदना कम कर देंगे तो इसके पास पैसा कम आने लगेगा। जब पैसा कम आने लगेगा तो क्या होगा? ये युद्ध लंबा नहीं टानेगा। इसी समय इंडिया में पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा था। वो अलग बात है कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके नहीं बैठ रही थी। आप लोग को याद है कांग्रेस के समय में अगर 1 रुपया भी दाम बढ़ जाता था सिलेंडर का या तेल का तो स्मृति ईरानी दौड़ के सिलेंडर लेके पहुंच जाती थी कहां? संसद भवन के आगे और प्रधानमंत्री निवास के आगे अल्ले के सिलेंडर बैठ जाती थी कि जनता को लूटा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। अगर प्याज का 1 रुपया दाम बढ़ जाता था तो स्मृति ईरानी गले में प्याज की माला पहन के और दौड़ के कहां पहुंच जाती थी? मनमोहन सिंह के घर के आगे। अब मनमोहन सिंह बेचारे सीधा आदमी, निकले घर से, देखे कौन बैठी हुई है? स्मृति ईरानी। एक तो स्मृति ईरानी बैठी हुई है, समझ रहे होगे कहने का मतलब। मनमोहन सिंह सीधा आदमी, अब इतनी सुंदर महिला को देख के वो बोले तो क्या बोले? बेचारे चुपचाप फिर घर में वापस चले जाते थे। और आज डेली बेसिस में 10-10 रुपया दाम बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी जी को याद ही नहीं आ रहा है पब्लिक का। अब सिलेंडर लेके मोदी जी के सामने नहीं बैठ रही है, ना प्याज का मंगलसूत्र पहन के बैठ रही हैं, है ना। तो ये सरकारें अपने अनुसार प्रोटेस्ट करती है, उसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तेल का दाम आसमान छू रहा था। इसी समय रसिया क्या किया? ऑफर कर दिया इंडिया को कि आप मेरे पास से तेल लीजिए, आपको विदेश से तेल अगर 5 रुपया मिल रहा है तो हम आपको 3 रुपया मिलेंगे, ठीक ना। जैसे ही ऑफर आया यूरोप से प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया। किस पे? इंडिया पे। अमेरिका से प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया। किस पे? इंडिया पे, कि नहीं आप तेल मत खरीदिए रसिया से। क्यों? आप जो पैसा दीजिएगा उसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा? युद्ध में किया जाएगा, है ना। तो हमारे विदेश मंत्री भी कौन है जी? शाबाश, इनको हम चॉकलेट खिलाएंगे क्लास के बाद, बाकी आप लोगों को नहीं। बताओ, आप लोग बताए नहीं कौन है विदेश मंत्री? अरे अब सुन के तो बोल दो, सही बोली है। कौन है? एस जयशंकर। कौन है विदेश मंत्री? कौन है? कौन है? अब प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? यूपी का कोई है, राजनाथ सिंह है। कौन है? और वित्त मंत्री कौन है? कौन है? ओठों को फड़फड़ाइए, कौन है? निर्मला सीतारमन है। आप लोग को ये चीज जाननी चाहिए, ये सब एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी मिलाने के लिए। इधर लिख देगा मंत्रालय का नाम और इधर लिख देगा आदमी का नाम, ठीक ना। समझ में आया? इस सब पे ध्यान दीजिए। तो हमारे जो एस जयशंकर है ना, ये बड़े मजे हुए खिलाड़ी है। यूपीएससी पास करके इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अपना कैरियर इन्होंने दिया है। रिटायर करके आए थे, मोदी जी इनको विदेश मंत्री बना दिया। बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। इनको आप किसी भी क्वेश्चन में फंसा नहीं सकते हो, इतना सॉलिड जवाब रहता है इनके पास। अमेरिका और यूरोप का प्रेशर पड़ने लगा, ठीक ना, कि आप तेल मत खरीदिए। एस जयशंकर बोले नहीं सर, तेल तो हम खरीदेंगे। तेल हम कब नहीं खरीदेंगे? जब आप भी तेल खरीदना एकदम बंद कर दीजिए, ठीक। और जब तक ये बात यहां गई और यहां डिसीजन हो कुछ, तब तक यहां से शिप मंगवा लिए तेल का। समझ में आ रहा है? बस यूरोप पर आ रहे, अभी तुमको डिसीजन लेने दो। अरे लीजिए ना भाई, वापस कर देंगे शिप को, क्या दिक्कत है। इधर माल उतरवा रहे हैं, तेल उतरवा रहे हैं, और इंडिया में तेल का दाम धीरे 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 घटने लगा। अब यूरोप बैठा, मीटिंग किया, बोला कि नहीं, अगर हम रसिया से पूरा तेल मंगाना बंद कर देंगे तो हमारे प्लांट्स बंद हो जाएंगे। एक लिमिट तक ही हम बंद कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक चीज मालूम होगा कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है ना। पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर, तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप देखते हो सडन से बारिश होने लग रहा है, सडन से पत्थर गिरने लग रहा है। राजस्थान में पत्थर गिर जा रहा है। पत्थर इन द सेंस ओला, बर्फ के गोले, ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी आप निकलिए बाहर, चिलचिलाती, इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ती थी। पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? प्रदूषण। क्यों? अब प्रदूषण का एक मेन स्रोत क्या है? कोयला,
जलता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये जो बिजली हमारे यहाँ जल रहा है ना, ये कहां से आती है? कोयले से आती है। इंडिया का अभी भी 65% इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है किससे होता है? कोयले से होता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी होता है। कोयला जलता है, धुआं, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप के गैसेस होते हैं और ये जाके वायुमंडल को दूषित कर देते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ना विमुक्त हो तो एक उपाय लगाया कि हम लोग नेचुरल गैस पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें। किस पे? नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस जलने से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप के गैसेस विमुक्त नहीं होते हैं। ठीक ना? तो यूरोप जानबे करते हो, वेस्टर्न कंट्रीज ये लोग एडवांस हैं, तो ये लोग जो कोयला से चलाता था अपना इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, उसको अब किस पे कर दिया था? ये नेचुरल गैस आ कहां से रहा था? रसिया से आ रहा। मैक्सिमम कहां से आ रहा था? तो अगर ये रसिया से गैस लेना बंद कर दे तो इनके यहां इलेक्ट्रिसिटी ना पैदा हो। समझ में आ रहा है? तो कटौती तो कर रहे हैं परंतु एक लिमिट में। तो एस जयशंकर बोले ये तो गलत बात है भाई, आप गैस तो ले ही रहे हो, बस आप क्या दिखा रहे हो कि पहले हम 100 रुपया का ले रहे थे, अब हम 90 रुपया का ले रहे हैं, तो 10 रुपया कम की हो, है ना? और आप वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हो कि हमने तो लेना बंद कर दिया है। आप अकाउंट्स दिखाओ ना अपना। समझ में आ रहा है? कितना मजा हुआ खिलाड़ी है कौन? एस जयशंकर। और देखो एकदम आराम से सप्लाई आ रही है इंडिया में। तो रसिया हमेशा खड़ा रहा किसके साथ? आज इंडिया भी इनडायरेक्टली खड़ा है और हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि पूरे वर्ल्ड के लीडर, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्रिटेन का प्रेसिडेंट हो, चाहे फ्रांस का प्रेसिडेंट हो, मोदी जी को डेली फोन करके बोलता है, डेली नहीं मतलब कहने का मतलब समझ ही रहे होगे कि सुनिए पुतिन जी को मनाइए कि युद्ध बंद कर दें। ठीक ना? मोदी जी बेचारा कोशिश भी कर रहे हैं पुतिन को मनाने का कि नहीं सर युद्ध थोड़ा बंद कर दीजिए, लेकिन मोदी जी भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बोल सकते ना। पुतिन बोलेगा मोदी जी डोंट टेल टू मच, तेल सप्लाई बंद कर देंगे आपका। समझ में आ रहा है ना? तो यही है वर्ल्ड डिप्लोमेसी, कैसे घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती है। अब प्लीज कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा, अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक, इतना नॉलेज काफी था। चलिए हम लोग कहां थे? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे थे, अंतरराज्यीय जल विवाद। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, ये किसके तहत आता है? आर्टिकल 262। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। आप हम जैसे ही आर्टिकल बोल लेंगे हिंदी वाले अनुच्छेद लिख लीजिएगा, पहला। दूसरा देखिए, अब मान के चलिए ये इंडिया है, मान लीजिए, हालांकि हम अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं। अब मान के चलिए कि यहां से क्या है? गंगा नदी निकल रही है, ठीक ना? यहां के बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना जी। अब देखो ये गंगा उत्तराखंड से निकली ना, उत्तराखंड से घुसी, फिर आई कहां? हरिद्वार में, हरिद्वार से आगे बढ़ती है, यूपी पहुंच जाती है। फिर आप देखो बक्सर के सामने ये बिहार में इंटर करती है, बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल में इंटर करती है, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में इंटर करती है और फिर गिर जाती है। अब यूपी में भी पानी का मेन स्रोत, बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, पश्चिम बंगाल में भी। अब यूपी गवर्नमेंट, मान लीजिए योगी बाबा है, कुछ भी कर देते हैं आजकल। कल योगी बाबा सुबह सुबह उठे, अब बोले कि नहीं यूपी में पानी का समस्या है, जैसे बुंदेलखंड वगैरह वाला जो क्षेत्र है यूपी का, वहां पानी का बहुत समस्या है ना। अब बोलेंगे योगी बाबा कि हम क्या करेंगे, यहाँ को डैम बना देंगे, गंगा नदी के पानी को हम रोक लेंगे, ठीक ना? और यह पानी को हम कहां भेजेंगे? बुंदेलखंड। तो बिहार को कैसे पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतरराज्यीय। अब देखो साउथ इंडिया में जाओ, ये विवाद साउथ इंडिया में ज्यादा है। पूछो क्या है? नॉर्थ इंडिया की जो नदियां है ना, इनमें पानी का वॉल्यूम ज्यादा होता है, पानी की मात्रा
ज्यादा होती है, पहला। दूसरा, सालों भर पानी आता है। मॉनसून के समय बरसात से पानी आता है, ठीक ना, बाद में चक्रवात से बारिश होता है, उससे पानी आ जाता है, और जब पानी कम होने लगता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हिमालय पे बर्फ जमा हुआ है उसके पिघलने से पानी आता है। सालों भर पानी आता है। इनफैक्ट यहां तो इतना पानी आता है, इतना पानी आता है कि बिहार परेशान है बाढ़ से कि भाई कोई ले लो पानी, मेरा नहीं चाहिए, मेरे को इतना पानी। साल के 3 महीने आधा बिहार तो डूबा रहता है। समझ में आ रहा है? आधा बिहार डूबा रहता है। ये स्थिति रहती है। हर एक साल हजारों की संख्या में लोग लापता हो जाते हैं, इतनी पानी है। पानी की समस्या कहां है? साउथ इंडिया। पानी की समस्या कहां है? अगर तुम गंगा नदी के किनारे, यूपी वाले, बिहार वाले अगर गंगा नदी के किनारे खड़े हो जाओगे ना, तो इस छोर से अगला छोर नहीं दिखता है। नदियां इतनी चौड़ी चौड़ी है, ठीक ना। लेकिन जो पठारी भूमि होता है, पठार समझते हो क्या होता है? पठार समझते हैं आप लोग क्या होता है? देखो, ये हो गया पहाड़, क्या हो गया? यहां है मैदान। जैसे हम लोग अभी कहां है? मैदानी क्षेत्र में है ना, प्लेन एरिया है, लेकिन कहीं ऊंचा चीज दिखने लगेगा तो पहाड़ होगा ना। तो ये हो गया मैदान, ये पहाड़ जिसका शीर्ष क्या होता है? नुकीला होता है ना। शीर्ष क्या होता है? नुकीला। ऐसा ऊंचा भूभाग जिसका शीर्ष नुकीला होगा वो क्या कहलाएगा? पहाड़। क्या कहलाएगा? जैसे हिमालय पहाड़ है, ठीक ना। लेकिन पठार क्या कहलाता है? ऐसा ऊंचा क्षेत्र जिसका शीर्ष सपाट है तो ऊंचा ही क्षेत्र, परंतु इसका शीर्ष क्या है? सपाट है, प्लेन है। इसको क्या बोलते हैं? पूरा नॉर्थ इंडिया यही है, सॉरी पूरा साउथ इंडिया क्या है? पठार है, प्लेट्यू है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये हो गया माउंटेन और ये क्या हो गया? प्लेट्यू। समझ में आ रहा है? पूरा समझ लो कि ऐसे समझो इसको कि इसको ऐसे समझिए, ये जो फर्श है ये पूरा नॉर्थ इंडिया है, जिसमें बिहार, यहां बिहार है, यहां यूपी है, वहां छत्तीसगढ़ है, वहां ये है। और इसके बाद जैसे टेबल कैसे हो गया है ना, तो यहां से लेके पिछला टेबल तक साउथ इंडिया है। मतलब यहां से टेबल आपका स्टार्ट हो रहा है, यहां टेबल समाप्त हो रहा है। तो ये गड्ढा में है ना जी, ये ऊंचाई में है ना, परंतु जो इसका शीर्ष है, टॉप है, टॉप, ये टॉप, ये क्या है? फ्लैट है। ये फ्लैट है ना, टॉप है ना, तो ये है प्लेट्यू। समझ में आ रहा है? तो देखो प्लेट्यू में रॉक्स ज्यादा हो रहा है, रॉक्स ज्यादा है ना, तो नदियां ज्यादा चौड़ी नहीं हो पाती है। लेकिन यहां तो मिट्टी है ना, मिट्टी है ना, तो मिट्टी में नदियां ज्यादा चौड़ी चौड़ी होंगी। यहां पत्थर ज्यादा है तो नदियां कम चौड़ी होती है। प्लस यहां कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है जिसके ऊपर ग्लेशियर हो कि गर्मी के दिन पिघल जाए और उससे पानी मिले। यहां जो भी पानी आता है मेनली मॉनसून के समय आता है। कब आता है? और मॉनसून इंडिया में कब आता है? 1 जून के बाद। समझ में आ रहा है? तो अक्सर क्या होता है कि साल के 4 महीने तो यहां खूब पानी रहता है साउथ इंडिया में, बाकी टाइम में नदियां सूखने लगती है। क्या होती है? सूखने लगती है नदियां। नॉर्थ इंडिया के भी नदियों में पानी की कमी होती है, परंतु सूखती नहीं है। कभी सुने हो गंगा सूख गया? नहीं सुने हो ना, लेकिन यहां नदियां सूख जाती है। तो यहां राज्यों में ना पानी को लेके, नदियों के पानी को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा है। ये बोलता है कि हम डैम बना लेंगे, ये बोलता है तुम क्यों डैम बनाए। समझ में आ रहा है? तो नदियों के पानी को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा कहां है? साउथ इंडिया में। जैसे कावेरी जल विवाद है ना, नर्मदा जल विवाद, कृष्णा जल विवाद, ये जितना जल विवाद है ना वो मेनली कहां है? साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में तो बोलता है ले आओ पंप सेट और लगा लो, लेके जाओ पानी। समझ में आ रहा है? तो इस, अब देखो फिर वही बात आ गई, एक स्टेट 2 स्टेट के बीच में अब झगड़ा हो गया पानी को लेके, है ना, पानी को लेके। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको एक उपाय था कि इंटर स्टेट काउंसिल में लेके जाया जाए, लेकिन इसको इंटर स्टेट काउंसिल में लेके नहीं जाया गया। क्यों नहीं जाया गया?
ये बड़ा टेक्निकल इशू होता है पानी, इसमें पानी नापो कि कितना पानी बह रहा है। अब सोच रहे हो नदी में कितना पानी बह रहा है, इसको नापना कितना मुश्किल का काम है, समझ रहे हो। आपके घर में एक हौज है, उसमें कितना पानी आप यूज कर रहे हो, नापे हो डेली कभी? नापे हो? नापे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, नापे हैं आप लोग? नहीं नापे हैं ना। सोचो एक नदी में एनी टाइम पानी बहते रहता है, कैसे नापोगे उसको? ये क्यूबिक फीट में नापा जाता है, मशीन लगाना पड़ता है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये सब। तो इसीलिए इसके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई, किसके तहत? आर्टिकल 262 के तहत, है ना। और इसके तहत व्यवस्था क्या किया गया वो समझिए, यही आप लोग से क्वेश्चन पूछता है। पहले तो ये पूछेगा कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद किस आर्टिकल के तहत सॉल्व होगा? किस आर्टिकल के तहत सॉल्व होगा? 262 के तहत। देखो अब यहां करेगा क्या कि मान लो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में नदी को लेकर झगड़ा हो गया, ठीक ना, हो गया। तो सेंटर, अच्छा, हर एक झगड़े की तरह एक उपाय है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, परंतु यहां सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कुछ भी नहीं है, आपको बता दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ले ही नहीं सकता है केस, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ मना है कि आप नहीं ले सकते हो केस, ठीक ना। अब इसकी व्यवस्था क्या है कि सेंटर जो है एक ट्रिब्यूनल गठित करेगा। क्या करेगा? ट्रिब्यूनल, है ना, ट्रिब्यूनल गठित करेगा। इसमें कर्नाटक के भी सीएम रहेंगे, तमिलनाडु के भी सीएम रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ आदमी रहेगा, कुछ जुडिशियरी का आदमी रहेगा, ठीक ना, और बाकी लोग साइंटिस्ट जैसे लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है? और ये बैठ के एक फैसला करेंगे, है ना। ये जो फैसला करेंगे, ठीक, या तो इसको मान लीजिए, अगर नहीं माने तो फिर इस फैसले को आप लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु स्टार्टिंग में अगर कोई झगड़ा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आ गया? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। व्यवस्था क्या है कि सेंटर ट्रिब्यूनल बनाएगी, ट्रिब्यूनल का जो फैसला आएगा अगर आप उससे भी असंतुष्ट हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला टॉपिक पे चले हम लोग। चलिए अब आप लोग के सामने जो मेन टॉपिक आज हमको पढ़ाना है वो है, लिखिए, पंचायती राज व्यवस्था। हेडिंग दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, लिखें आप लोग। देखिए, बोलता है कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जहां ग्रास रूट लेवल पे भी डेमोक्रेसी को अप्लाई किया गया है। ग्रास रूट लेवल कहने का मतलब एकदम धरातल तक किसको पहुंचाया गया है? डेमोक्रेसी को। कैसे पहुंचाया गया? देखो, ये हमारा इंडिया है, ठीक ना। पूरे इंडिया का शासन कहां से चलता है? यहां दिल्ली है, ठीक ना, दिल्ली है, ठीक। और फिर इंडिया किस में बटा हुआ है? अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। बिहार है, झारखंड है, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है,
लद्दाख है, मतलब कहने का मतलब राज्य और संशासित प्रदेशों में बटा हुआ, ठीक ना। देखो इनिशियली ऊपर में सेंटर हो गया, सेंटर के अंदर में आज के डेट में कितना जनसंख्या है जी? 145 करोड़, मोरलेस 145 करोड़ की जनसंख्या का प्रशासन, शासन कोई एक जगह से चलाया जा सकता है? चलाया जा सकता है? ऊपर से देखो, भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। आप लोग सिर्फ बोर्ड देख रहे हो, अरे आप लोग भी हाथ चलाओ, ये सब आप लोग की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और भारत की उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार, चौड़ाई लंबाई, ये कितना हो गया? 2933 किलोमीटर, और ये कितना है? 3214 किलोमीटर। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा एरिया, मतलब इस छोर से इस छोर की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, और इस छोर से इस छोर की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र है। आप कहां से? यूपी से? यूपी घूमे हो आज अभी तक? नहीं घूमे हो ना? सोचो इंडिया कितना लंबा चौड़ा, आप यूपी नहीं घूम पाए हो, और ये पूरा इंडिया इतनी बड़े क्षेत्रफल में। अच्छा एक और चीज देखो, यहां क्या है? देखिए यहां क्या है? ऐसे हिमालय क्या है? इसके ऊपर खाली पहाड़ पहाड़ है ना। यहां देखो ऐसे, ये है प्लेट्यू, पठार, अब बीच में क्या है? मैदान। समझ में आ रहा है? क्या आपको लगता है कि पहाड़ पे जो लोग रहेंगे उनको वही समस्याएं होंगी जो मैदान के लोगों की होंगी? नहीं ना होंगी। या फिर मैदान वाले लोगों का जीवन यापन समस्याएं पठार वालों के जैसा होगा? हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट कि एक घर में दो लोगों की समस्याएं अलग अलग हो जाती हैं। एक को मोबाइल का टेंशन है, दूसरे को गर्लफ्रेंड का टेंशन है ना। एक के पास गर्लफ्रेंड है तो मोबाइल नहीं है, एक के पास मोबाइल है तो महिला मित्र नहीं है, तो एक घर में टेंशन हो जाता है। ये तो पूरा देश है ना। पहाड़ वालों का अलग अलग समस्या है भाई, यहां अनाज ही नहीं उपजा पाते हैं ये लोग, साल का कुछ महीना बर्फ ढका रहता है। अब मैदान वाले लोग बर्फ टकटकाते हैं, बर्फ को देखने के लिए कहां जाते हैं? शिमला कुल्लू मनाली जाते हैं, और यहां के लोग परेशान है बर्फ से, है ना। यहां के लोग बोलते हैं बाढ़ क्या होता है यार? जाओ तो बिहार, यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट देखे हैं? पीलीभीत जाइए तो थोड़ा वहां, और वहां जाके बोलिए तो बाढ़ क्या होता है जी, पकड़ के मारेगा आपको। बाढ़ छोटा मोटा समस्या दिख रहा है, या बह जा रहे हैं गांव के गांव, हाँ इनको बाढ़ छोटा मोटा समस्या दे। लेकिन पहाड़ का आदमी बोलेगा बाढ़, व्हाट इज फ्लड, व्हाट इज बाढ़, ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा, यहां के आदमी एकदम गोरे चिट्टे, यहां के आदमी एक दूसरे से मिलते हैं तो विदेशी विदेशी टाइप का फीलिंग करते हैं, है ना। ये सच बता रहे हैं। अरे बहुत, हम अपने मेरे सामने की घटना बता रहे हैं कि ट्रेन में आ रहे थे तो कुछ साउथ इंडियंस चढ़े थे, तो बगल वाले जो अंकल बैठे हुए बोलते हैं ये अफ्रीकन्स कहां से आए हैं ये लोग। हम बोले अरे गजब हालत है यार, ये आप ही के देश के नागरिक हैं। तो बात उनकी भी गलती नहीं है, अब वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर कभी नहीं निकले। डिस्ट्रिक्ट क्या है? भारत के मैप पे डिस्ट्रिक्ट इतना छोटा एक पॉइंट होगा, इतना छोटा, ये भी बड़ा कर दिए हम, इतना छोटा एक डॉट है एक डिस्ट्रिक्ट, और हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट नहीं घूमे हुए हैं पूरा पूरी, और ये क्या है? पूरा इंडिया। क्या इतने बड़े क्षेत्र का शासन एक जगह से चलाया जा सकता था? इसीलिए हम लोगों ने क्या अपनाया? फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक संघीय व्यवस्था, कि एक तो सेंटर पे सरकार रहेगी ही जो दिल्ली में बैठेगी, बाकी देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य होंगे, और वहां राज्य
सरकार बैठेगी। क्या बैठेगी? ताकि अगर यूपी के किसी आदमी को प्रॉब्लम हो तो वो दिल्ली ना आए अपना प्रॉब्लम बताने के लिए कि सर मेरे घर का बगल का नाली टूट गया है, प्लीज बनवा दीजिए। ये कहने दिल्ली ना आए, ये कहने वो कहां जाए? लखनऊ जाए। कहां जाए? पटना जाए। कहां जाए? जयपुर जाए। समझ में आ रहा है? अब देखो फिर समस्या हो गई। हम भारतीय वीर पुरुष, भारतीय लोग, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है विश्व में, मालूम है ना, नंबर 1 हो गई है। तो भारतीय वीर पुरुष हैं सब, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और इसमें सबका योगदान है। जिनका आज योगदान नहीं है कल को होगा। कल को आप लोग का भी तो शादी ब्याह होगा ना जी, तो आप लोग का भी योगदान रहेगा। हम लोग कर चुके हैं, आप लोग का होने वाला योगदान है। ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसमें सब भारतीय शामिल हैं। समझ में आ रहा है? सब मिलके भारत को आगे बढ़ा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड। समझ में आ गया? अब देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, इतना बड़ा क्षेत्र का कैसे शासन चले। तो हम लोगों ने क्या अपनाया? फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया। दिल्ली में एक सरकार बैठेगी और राज्यों के राजधानी में एक सरकार बैठेगी। अब समस्या फिर अटक गया कहां आके? यूपी का पॉपुलेशन, यूपी के कौन है जी? कौन है? देखो यूपी का कोई बोल नहीं रहा, कौन है यूपी के? कितना पॉपुलेशन है? हाँ? 35 करोड़। अगर ना यूपी को भारत से बाहर निकाल लो, ठीक ना, सुनो अभी बताते हैं, अगर यूपी को भारत से बाहर निकाल दो और पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज का सीक्वेंस सजाओ तो यूपी 5वें नंबर पे आएगा वर्ल्ड में। और वर्ल्ड में स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं, कंट्री का बात कर रहे हैं। जैसे भारत क्या है? भारत एक कंट्री है ना, और उसका एक राज्य कौन है? तो यूपी को आप यहां से निकाल के यहां रख दो कि नहीं यूपी एक देश है, ठीक ना। तो ये जो है 5वां नंबर का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कितने कर्मठ लोग हैं, समझ रहे हैं? हा? क्या? ठीक ना, समझ रहे हो ना? पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान और इंडोनेशिया मिला दोगे ना, उससे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। पाकिस्तान इतना टाइट पूर करता है ना, उड़ता है ना, अगर यूपी पटक दे ले जाके उसके सर पे, तो मतलब एक पाकिस्तानी को मारने के लिए 4 यूपी वाले खड़े रहेंगे, गोल घेर के अद्दे तमाचा मारेंगे। समझ रहे हैं? इतना पॉपुलेशन है। देखिए समस्या कहां जाके अटक गई। अब यूपी में ही इतना पॉपुलेशन है और यूपी के एक गांव में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि भाई एक एक आदमी की समस्या कैसे राज्य सरकार सेटल डाउन करे। समझ में आ रहा है? मतलब एक राज्य सरकार के लिए भी मुश्किल हो रही है कि केवल अपनी जनसंख्या को संभाल सके, ठीक है ना। तब इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नया स्टेज क्रिएट किया, और इसी को हम लोग बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट सभी राज्यों में, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे। अब इसके होने से प्रॉफिट क्या हुआ ये समझिए। चलिए देखिए क्यों आखिर इसको लाया गया पंचायती राज सिस्टम को। एक तो ये जनसंख्या जनसंख्या ये सब तो समझ ही गए कि कैसे क्यों जरूरी हो गया था पंचायती राज। इसको समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना। अब देखिए पंचायत के पीछे का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड पंचायती राज सिस्टम, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा गांव हुआ भाई, चलो ये हमारा गांव हुआ, ठीक ना। ऐसे ऐसे 4-5 गांव मिलके, चलो यार क्या टेंशन दे रहे हो तुम। और ऐसे ऐसे 4-5 गांव मिलके एक पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। एवरेजली औसतन 5000 की जनसंख्या पे एक पंचायत का गठन किया जाता है औसतन, ठीक ना। देखो हमारे
संविधान निर्माता या हमारे बाद की सरकारों ने कितना सोचा कि यूपी का पॉपुलेशन 35 करोड़, आपके अनुसार, ठीक ना, आपके अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है 35 करोड़ 35 करोड़ लोगों का एक ही बार आ रहा है समस्या, किस पे ध्यान दे। रुको, पंचायत 2-3 गांव मिला के एक पंचायत हो गया। अगर कोई गांव बड़ा है जिसका खुद का पॉपुलेशन 5000 के अराउंड है तो अकेले एक पंचायत हो जाएगा, है ना। यहां हम बैठा दिए मुखिया को, किसको बैठा दिए हैं, मुखिया जी को, जिसको यूपी में प्रधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है। और इसको सेंटर, दिल्ली सेंटर से फंड गया स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, योगी बाबा को, और योगी बाबा अपने पास से फंड किसको किसको भेजे, पंचायतों को। समझ में आ रहा है, सेंटर दिल्ली से पैसा गया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट पैसा किसको बांट रही है, पंचायत को। चलो, आपके गांव का नाम क्या है, आपके पंचायत का नाम क्या है, अपने पंचायत का नाम नहीं जानते हैं? हाँ, आप अपने पंचायत का नाम नहीं जानते हैं आप लोग कोई? अच्छा, अरे आप तो दिल्ली वाली हो, आप लोग का पंचायत कहाँ है, आप लोग बड़ा आदमी वहां। हाँ, चांदपुर पंचायत, यूपी से ना। चलिए, चांदपुर पंचायत है यहाँ, चांदपुर पंचायत, इसके फंड में पैसा आ गया, ठीक। अब चांदपुर पंचायत का एक मुखिया होगा और हम लोग इसका, सभी लोग इस चांदपुर पंचायत के निवासी हैं। हम लोग 4 आदमी बोले कि नहीं, रोड देखो टूटा हुआ है यार, रोड बनना चाहिए। तो अब क्या हम लोग को एप्लीकेशन लखनऊ भेजना जरूरी है, अपने कैपिटल भेजना जरूरी है? मुखिया जी के पास जाएंगे, मुखिया जी, प्रधान जी, रोड टूट गया है, रोड बनना चाहिए। मुखिया बनाएगा, पूछो क्यों, वोट लेना है उसको, है ना। तो बोलेगा ठीक 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 भाई साहब, आप जाइए, रोड बन जाएगा, ठीक। चांदपुर पंचायत को पैसा पहले से मिला हुआ था, इसमें से फंड निकाला, वो रोड बना दिया। आप लोग गए, देखिए हम लोग का बच्चा लोग को खेलने के लिए एक तो क्लब बना दीजिए मुखिया जी। बच्चा लोग झूठो भैंस के पीछे दौड़ते रहता है, गांव देहात में जाना देखना, बच्चा लोग भैंस गाय के पीछे दौड़ते रहता है। तो एक क्लब बना दीजिए, है ना, और वहां कुछ खेलने का सामान रख दीजिए, या फिर एक लाइब्रेरी बना दीजिए जहां गांव के बच्चे सब बैठ के पढ़ेंगे, ठीक। मुखिया बोला ठीक है सर, बन जाएगा। फंड से पैसा निकाला, लाइब्रेरी बना दिया। लोकल लेवल की समस्या लोकल लेवल पे ही डील हो गई ना, कहीं जाना पड़ा। और अगर मुखिया नहीं बनाया तो गांव के लोग तो पकड़ के मुखिया को पीट भी देते हैं। कैसे नहीं बनाएगा जी, तुम समझ में आ रहा है ना। तो नहीं, ये चीज होता है कि 3-4 बार गया और मुखिया सोच रहा है कि हमको तो वोट नहीं दिया था, हम इसका बात नहीं सुनेंगे। तो आदमी ना सुबह सुबह एकदम उठा, ब्रश ब्रुश किया, खैनी रगड़ते हुए पहुंचा, मुखिया जी बोले थे ना रोडवा बनाने के लिए, काहे नहीं बना जी। मुखिया जी बोला अरे बन जाएगा बन जाएगा, बस इतना बोलना, खैनी खाया, मारना पीटना स्टार्ट। तो ढेर मुखिया बन गया है, ढेर प्रधानी झड़ रहा है, बस हो गया लड़ाई झगड़ा। तो मुखिया जी को उस बात का भी टेंशन रहता है, क्यों, गांव के एलिमेंट है ना, मोदी जी थोड़ी हैं कि एसपी जी लेके घूम रहे हैं। अरे मोदी जी को छूने के पहले ना टेंशन होगा, प्रधान को छूने के पहले थोड़ी टेंशन होगा। अरे सामने से नहीं मारेगा, प्रधान गली से जा रहा, ऊपर से ईंटा पटक देगा, समझ रहे हो ना। पीएम थोड़ी है कि एसपी जी कमांडो लेके घूम रहे हैं, एकदम ब्लैक चश्मा पहन के, कोई हिला तो गोली चल जाएगी, ऐसा होता है क्या। लोकल लेवल की समस्या लोकल लेवल पे डील हो गया पंचायती राज सिस्टम से। यही कारण था कि हम लोगों ने भारत में तीसरा स्तर क्रिएट किया और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम। ये हो गया गांव देहात में, और इसी टाइप से शहरी क्षेत्र में हम लोग नगर परिषद या नगर निगम, उसको इंग्लिश में म्यूनिसिपलिटीज बोलते हैं, क्रिएट किया है। गांवों के लिए पंचायत और शहरों के लिए नगर पालिका, क्या, हाँ म्यूनिसिपलिटी, ठीक ना, समझ में आ गया। अब देखो धीरे धीरे इन पंचायतों को कुछ अधिकार भी दिया गया, जैसे टैक्स लगाने का, ठीक ना। जैसे मान लो लाइब्रेरी बना दिया,
लाइब्रेरी में रख देगा 10 रुपया शुल्क, कि जो भी लाइब्रेरी यूज करेगा वो 10 रुपया महीना के हिसाब से देगा, पहला। दूसरा, नहर से पानी आ रहा है, जिसके जिसके खेत में नहर का पानी जाएगा वो 20 रुपया महीना देगा, ठीक ना। एक पुल नहीं था, पंचायत फंड से पुल बन गया। पुल पे क्या लगा दिया, एक डंडा लगा के कि जो इस पुल को पार करेगा उसको 20 रुपया देना पड़ेगा। और ये सारा पैसा कहां जा रहा है, पंचायत के फंड में। कुछ पैसा योगी जी भेज रहे हैं और कुछ पैसा खुद कौन जनरेट कर रहा है, पंचायत खुद अपने ही पास से पैसा जनरेट कर ले रहा है। तो कंसेप्ट क्या है, स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पे और स्थानीय संसाधनों से करने का प्रयास क्या कहलाता है, पंचायत कहलाता है। प्रॉब्लम ऑफ लोकल लेवल सॉल्व्ड ऑन लोकल लेवल बाय लोकल रिसोर्सेस, यही है पंचायत का कंसेप्ट और यही है म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट। अब हम समझते हैं कि आप लोग पंचायत को समझ गए होंगे। आप लोग यूपीएससी की भी तैयारी करने जाइएगा ना, तो इससे ज्यादा पंचायत आपको नहीं समझाएगा जितना पंचायत हम आप लोग को समझा रही है। तो अब चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चीजें हैं लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लोग पंचायत लिख लिए, हेडिंग दिए पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले लिखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। अरे ये क्या हो गया, सबसे पहले लिखिए ये संविधान के, लिखते जाइए स्पीड में, ये संविधान के भाग 9 में आता है। किसमें आता है, 9 में आता है, पहला। दूसरा, इससे संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल 243 प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम आर आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 से 243 ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल वाला ओ, ठीक हो गया। देखो हमारा इंडिया, आप लोग को जो हम पढ़ा रहे थे नीति निर्देशक तत्व, आप लोग का छूट गया है, आप लोग का फिर से पढ़ाई होगा जब वो क्लास चलेगी। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे, तो आप लोग को बताए थे कि आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। याद है आर्टिकल 40 है ना। तो इस आर्टिकल 40 का यूज करके इंडिया में पहले भी पंचायतों की स्थापना की जा रही थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की जा रही थी, परंतु स्टेट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। किसके लिए, पंचायतों के लिए। नाम का गठन कर दिया था, इलेक्शन ही नहीं होता था। एक बार जो मुखिया बन गए, जैसे हम आपको अपना खुद का बात बताते हैं, हमारे खुद के चचेरे दादाजी हैं, चचेरे दादाजी समझते हैं, हमारे खुद के चचेरे दादाजी हैं ना, वो हम जब से पैदा लिए थे तब से वो मुखिया ही थे और वो मर गए मुखिया ही रहते हुए, और कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ था। मतलब एक बार स्टेट गवर्नमेंट, गाल पे हाथ नहीं रखते, एक बार स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन करा दिया, अब 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं करवाया। 20 साल पहले जो मुखिया था वो मुखिया मतलब सरकारी नौकरी टाइप का मुखिया ही है 20 साल तक। समझ में आ रहा है। और इनका गठन कैसे हो रहा था, आर्टिकल 40 का यूज करके। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, बोला कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। अब क्या किया गया है कि प्रॉपर व्यवस्था बनाया जाए, किसके लिए, पंचायतों के लिए, ठीक ना। तो इन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया। कितना, 73वां संविधान संशोधन। क्या किया जी,
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। कब? 1992। लिखिए, आप लोग रुके रहते हैं। जब हम, देखिए आप लोग एक बात जान लीजिए, हम बहुत आलसी आदमी है, ठीक ना। हम जैसे ही बोर्ड पे लिखने लगे, आप लोग समझ जाइए कि आपके एग्जाम में पूछने वाला चीज है, और आप लोग भी अपना कलम चलाने लगिएगा एकदम। तो इसको, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक ना। थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज सिस्टम गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। समझ में आ गया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक। और देखो, इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर बाहर का खाका खींच दिया, मोटा मोटी चीजें फिक्स कर दिया, और अंदर के क्षेत्र को भरने के लिए राज्य सरकार को स्वतंत्र छोड़ दिया। जैसे पहला कि पंचायत का गठन कैसे होगा, है ना, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, इनका इलेक्शन कितने साल पे होगा, इसमें रिजर्वेशन कैसे कैसे होगा, ये सारा बात 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में फिक्स कर दिया गया, ठीक। परंतु इनको और क्या क्या पावर दिया जाए, किस किस आइटम पे ये टैक्स लगाएंगे और किस किस आइटम का ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए राज्य सरकार को शक्ति सौंप दी गई, ठीक है ना। इसमें राज्य सरकार फ्री है, परंतु हर एक 5 साल में इलेक्शन होगा, ये फिक्स हो गया। ग्राम सभा का गठन होगा, फिक्स हो गया। SC ST का रिजर्वेशन हो, ये हम लिखवाएंगे, अभी रुको मत, ये अभी हम लिखवाएंगे, अभी समझा रहे हैं। SC ST का रिजर्वेशन होगा, फिक्स हो गया। महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, फिक्स हो गया। ये सब इससे फिक्स कर दिया गया, ठीक है ना। और बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। तो चलिए अब आप लोग आगे लिखिएगा, हम लिखवा रहे हैं। लिखें कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी पॉइंट में लिखिएगा 1993 से 1993 से यह लागू है। क्या है? लागू है। कानून बना था कब और लागू कब से है? कोई दिक्कत? लिखिए चौथा पॉइंट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। कितना टियर है? 3 टियर। टियर है। देखो क्या क्या है। पहला विलेज लेवल। विलेज लेवल पे इसको क्या बोलते हैं? पंचायत बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक ना। अब देखो यहां पहले समझ लेना फिर लिखना। देखो विलेज लेवल पे, और यहां हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, बीच में हम गैप छोड़े हैं, याद रखना। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिला परिषद। क्या बोलते हैं? जिला परिषद, ठीक ना। और एक बीच का स्तर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट टियर। इसको हिंदी में बोलते हैं, ये जनरली जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक, आप लोग ब्लॉक समझते हैं ना, जहां वीडियो बैठता है, ये जनरली ब्लॉक लेवल पे होता है। कहां होता है? ब्लॉक लेवल पे होता है। इसको
पंचायत समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखो पंचायत, अब लिख लीजिए आप लोग, विलेज लेवल पे पंचायत, मध्यवर्ती स्तर या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। क्या? जिला परिषद, इंग्लिश में भी जिला परिषद ही बोला जाता है। क्या? पंचायत समिति को पंचायत समिति ही बोला जाता है इंग्लिश में भी। यहां एक चीज जान लीजिए आप लोग, ये जो ब्लॉक लेवल और पंचायत, जिसमें जहां पंचायत समिति का गठन होता है, ये हर एक जगह नहीं गठित होता है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा होगी, कितना? 20 लाख से ज्यादा होगी, वहीं पंचायत समिति का गठन हो। जिस राज्य की जनसंख्या, हमको तो नहीं लगता है कि इंडिया का कोई भी राज्य है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह को कुछ छोड़ दिया जाए, यूपी के सबका तो बात ही अलग है। ये लोग तो एक देश है, इन लोग को एक कंट्री घोषित कर देना चाहिए, कंट्री विद इन कंट्री है ना। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ये लोग को कंट्री विद इन कंट्री घोषित कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो, विलेज लेवल पे पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, और ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति है ये उसी स्टेट में गठित होगा जिसका पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख होगा। लिख लिए है ना आप लोग इसको? ये लिखिए, ये 20 लाख वाला जो हम बोल रहे हैं, नीचे लिख लीजिए ना ब्रैकेट, एक काम कीजिए, यहां ब्रैकेट यहां लिखिए कि ऐसे राज्यों में गठन जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो, इसी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि संविधान में एक नई अनुसूची, अ न्यू शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 11th शेड्यूल। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं 11वीं अनुसूची। अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक ना? अब ये जो 11th शेड्यूल है, इसमें टोटल लिखिए, 11th शेड्यूल में टोटल 29 आइटम्स, कितना? 29 आइटम्स के एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा किसको दिया गया है? पंचायत को दिया गया। परंतु यहां एक चीज समझिएगा कि ये जो 29 आइटम्स है, इसमें कौन कौन सा आइटम दिया जाए और कौन कौन सा आइटम ना दिया जाए, या कि पूरा का पूरा 29 आइटम्स दे दिया जाए, ये किस पे डिपेंड करता है? स्टेट गवर्नमेंट पे। ये जो खाली जगह हम बनाए थे ना, कि जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा पंचायत का खाका खींच दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब बीच का खाली जगह छोड़ दिया गया किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को टोटल 29 आइटम्स देने का पावर मिला हुआ है, किसके तहत? 11वीं अनुसूची के तहत पंचायत को, कि किसको किसको देना चाहता है। जैसे नाली पे टैक्स, गली पे टैक्स, रोड लाइट पे टैक्स, ऑक्टेरी, ठीक ना, पुल बनाया उस पे टैक्स। पंचायत को क्या क्या पावर है, कौन कौन सा चीज पे वो टैक्स लगा सकता है, कौन कौन सा चीज पे लेवी लगा सकता है, ये सब कहां लिखा हुआ है? ठीक ना? और इसका पावर किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखो इंडिया में विडंबना क्या है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत का गठन करना तो अब अनिवार्य हो गया, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। हर एक 5 साल पे आपको इलेक्शन करवाना अनिवार्य हो गया। आप ना कहीं नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? परंतु अब देखो झोल मोल कहां हो रहा है, राज्य सरकार इलेक्शन तो करवा दे रही है, प्रधान और मुखिया बना दे रही है, जिला परिषद बना दे रही है, अध्यक्ष बना दे रही है, परंतु ये 29 आइटम्स दे ही नहीं रही है। इसमें से दे रही है 2-3 आइटम।
अब जब जैसे हम आपको राजा बना दिए, ठीक ना, हम आपको राजा बना दिए, अब पैसा तो अपने पास रखे हुए हैं, तो काहे का राजा? राजा अब आप बोलिएगा, फरमान दीजिएगा मेरे लिए तंदूरी चिकन लाओ, तब का मंत्री आके बोलेगा सर पैसा तो उनके पास है, पैसा कहाँ दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं रोटी सिर्फ भिंडी खाने का, आप मुर्गा मांग रहे हैं, कैसे काम चलेगा? समझ रहे हैं ना? यही चीजें यहां हो रही है। राज्य सरकार पंचायतों को आइटम्स दे ही नहीं रही है, और जिस जिस स्टेट में दिया गया वहां पंचायतें बहुत पावरफुल है, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश में तो गजब का काम करता है पंचायत, केरला, साउथ इंडिया में पंचायतें बहुत तगड़ा काम करती, बहुत तगड़ा, इसलिए वहां आपको गरीबी ज्यादा नहीं दिखेगा। जैसे अनाज बांटने के लिए तो यूपी में भी आता है, ठीक ना, 25 केजी अनाज पर हेड के हिसाब से बीपीएल वालों को, पर होता क्या है, जो उसको कोटा मिला हुआ है वो ठेकेदारे पचा गया पूरा खाना। अब तो फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके, आधार कार्ड का यूज करके कुछ सुधार किया गया है, नहीं तो पहले क्या होता था कि गांव का दबंग आदमी कोटा ले लेता था, इसको कोटा बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम जो होता है ना उसको कोटा हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। कोटा ले लिया गांव का, है दबंग आदमी, कोटा में आया कि प्रत्येक आदमी को 25 केजी अनाज, 5 केजी चीनी और 2 लीटर किरासन तेल देना है। किरासन तेल समझते हैं, मिट्टी का तेल, गांव में लोग डिगरी जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए यूज करते हैं। हाँ, अब नहीं आता है, मतलब हम बता रहे हैं अभी भी कुछ कुछ राज्यों में आता है, जैसे आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो अब नहीं आ रहा है, लेकिन झारखंड के बहुत जगह जंगली एरिया ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली का खंभा गाड़ने के लिए आदमी जैसे ही जाता है, नक्सलाइट उसको टुक 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 मार देते हैं। कोई कंपनी आई, उसके मैनेजर को नक्सलाइट किडनैप करके लेके चल जाते हैं, कंपनी बोलता है नहीं सकेंगे भाई, बिजली बिछाना, लाइन गाड़ना होगा ना, पॉल गाड़ना होगा ना, तब ना बिजली जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो अभी भी इंडिया के बहुत सारे कोनों में मिट्टी का तेल भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो पहले क्या होता था, दबंग आदमी ले लिया ठीका, है ना, देना था 25 केजी, दिया 2-2 केजी। आप हो गांव के गरीब आदमी हो तभी तो पीडीएस में जा रहे हो, सिंपल सी बात है। अब बैठा कौन है, दबंग आदमी, 2 ठो अगल बगल दुनाली बंदूक लेके बैठल है, और जहां आप बोले मालिक आया तो था 25 केजी, अब मारा 2 बंदूक का हाथ, बोलेगा तुम गोलियां मार देंगे, बेचारा गरीब आदमी चुपचाप। और ये जनरली कोटा कौन लेता था, विधायक का आदमी, सांसद का आदमी, कोई गुंडा मवाली। इंडिया में कोटा जब भी रहा है ना तो इन्हीं टाइप के तत्वों के पास रहा है, लेकिन आधार कार्ड आने से, पीओएस मशीन के आने से कुछ बदलाव आया है, परंतु अभी भी इसमें गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या शिक्षित लोगों का है। मुखिया जी का आदमी को कोटा दिलवा दिए, और क्या किया, पूरा गांव का आधार कार्ड को ले लिया है और अपने पास रख लिया है। अब मशीन में आधार कार्ड डाल दे रहा है, इशूड, अब बस ए चाची आवा ला 50 रुपया, और थंब लगवा ले रहा है। अनाज 25 केजी की जगह 5 केजी, चाची इतना ही आया ही है अनाज, अगला बार देंगे आपको, अगला बार आता नहीं है कभी। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं लीकेज ऑफ पीडीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं? लीकेज ऑफ पीडीएस सिस्टम। लेकिन जहां राज्य सरकार ईमानदारी से पावर दिया है वहां पंचायतें बहुत स्ट्रांग है। आप जाकर देखो केरला में, आंध्र प्रदेश में तो मार्वेलस, राजस्थान जाओ, राजस्थान में बहुत सशक्त है पंचायतें। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। 29 आइटम्स लिखें। ये एसएससी में 50 बार पूछा है कि 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं। 11th शेड्यूल को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये कब लागू हुआ? 1993 में। अगर पूछेगा कि 73 अमेंडमेंट कब हुआ था और लागू कब से हुआ? 3। चलिए अब आगे इसमें पॉइंट जोड़िए। 6 नंबर पॉइंट, इंडिया में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में
पायलट लेवल पे, पायलट लेवल पे, ठीक ना, पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई किया गया था, बट ऑफिशियली राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट, इंग्लिश में लिखवा देते हैं, पहले हिंदी में लिखवा देने दो। आप लोग क्या लिखे? हाँ, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पायलट स्तर पे, पायलट स्तर समझते हो ना, पायलट स्तर नहीं समझते हो, प्रायोगिक स्तर, कहने का मतलब कि जैसे हमको कोई दवाई बांटना है पूरे दिल्ली शहर में, लेकिन पहले हम क्या किए, वो दवाई को 5-6 आदमी को खिला के देख रहे हैं, क्यों? ऐसा ना हो साइड इफेक्ट से आदमी टपक जाए, तो ऐसे तो मरेगा तो 5-6 आदमी मरेगा ना, अब बिना ट्रायल लिए पूरा दिल्ली को खिला देंगे तो दिल्ली ना साफ हो जाएगा जी, समझ में आ रहा है ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायलट लेवल, है ना? तो पहली बार पायलट लेवल पे आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था को, क्या बोलती है ठीक, उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राजस्थान प्रथम ऐसा राज्य है, राजस्थान प्रथम ऐसा राज्य है जहां संवैधानिक रूप से पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। सर्वप्रथम, पुलिस स्टॉप देके, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959, 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के स्पीड लिखिए, राजस्थान के स्पीड लिखिए, मत लिख दीजिएगा, राजस्थान के नागौर जिला, नागौर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959, 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में इसे लागू किया गया। अब फिर मत पूछना किसे, इसे लागू किया गया, ठीक। लिखिए, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले थोड़ा आराम कीजिए। द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द पंचायती राज सिस्टम was implemented for the first time in 1958 in some areas of Andhra Pradesh, on experimental basis, या on पायलट लेवल भी लिख सकती हो आप लोग, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑन पायलट लेवल या एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अगला पॉइंट, द पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन October 2, गांधी जयंती के दिन जी, 2 अक्टूबर, October 2, 1959 in Nagaur district of Rajasthan, by the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. By the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी वाले जो नीचे लिखे हैं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था, उसके बगल में लिख लीजिए, यह उसी लाइन में लिख लीजिए, यह
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे फीता काटने के लिए, है ना। और ये जो है आपका ऊपर वाला आंध्र प्रदेश वाला जो लिखवाए थे ना, उसके बगल में 1958 लिख लीजिए। एक साल पहले वहां पायलट लेवल पे लागू किया गया था। यहां बस यहां लिखिए ना, एक मिनट रुकिए हम बता दें। भारत में सबसे पहले यहां 1958 लिखिए। सबसे पहले 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हो गया। ठीक ना, समझ में आ गया। अब चलिए इसमें और 2-3 पॉइंट्स हम लिखवा ही देते हैं अगले, फिर नहीं तो अगला दिन आप लोग भूल जाइएगा, उसको हम लिखवा ही देते हैं पहले। अगर आपसे पूछे, बस 5 मिनट, अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान। कहा? राजस्थान। आंध्र प्रदेश से पायलट लेवल पे लागू हुआ था, है ना, लेकिन पूरे राज्य स्तर में हम बताए ना, पायलट लेवल मतलब क्या होता है कि 5 ही आदमी को दवाई खिलाए, कि मरा तो यही 5 मरा। तो राजस्थान इतना बड़ा था, इसके कुछ एरिया में क्या किए थे हम लोग, पंचायती राज्य को लागू करके देखे थे। परंतु हाँ, आंध्र प्रदेश में क्या पायलट लेवल पे आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था 1958 में पहली बार। परंतु पूरे राज्य स्तर पे, पूरे राज्य कहां लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गई चीजें? कोई कंफ्यूजन, कोई शक? शक है तो हम क्लियर नहीं करेंगे अब। ठीक, चलिए अब देखिए इसी में कुछ और चीजें हैं कि आप लोग को हम लिखवाएं। अच्छा छोड़ो, उस चीज को हम बाद में लिखवाएंगे, यहां कुछ और समझाते हैं पहले हम। चलिए आप लोग कितना नंबर पॉइंट लिख रहे थे? 7 ना? 8वां नंबर पॉइंट लिखिए। पंचायतों का गठन या पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। लिखिए, टेन्योर लिखिए ना, पंचायत तो हेडिंग है ही, सीधे यहां लिखिए शॉर्टकट में टेन्योर 5 इयर्स। ठीक ना। अब देखो, मान लो 5 साल के पहले मुखिया जी का देहांत हो गया, मान के चलो मुखिया जी का देहांत हो गया, तो फिर से इलेक्शन होगा, नया मुखिया बनेगा। तो ये जो नया मुखिया बनेगा ना, वो बस बचे हुए टाइम के लिए बनेगा। जैसे मान लो 5 साल कार्यकाल है ना पंचायत का, 3 साल रहने के बाद मुखिया जी मर गए, तो फिर से मुखिया का इलेक्शन होगा, और मुखिया जो नया बनेगा वो 2 ही साल के लिए बनेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो इनका कार्यकाल कितना है? पंचायतों का गठन 5 साल के लिए होता है। अगर किसी कारण से बीच में पंचायतें डिसॉल्व हो जाती हैं, तो उनको बचे हुए कार्यकाल के लिए ही पुनर्गठित किया जाता है। यहां एक और प्रोविजन है कि मान लो मुखिया जी 4 साल 8 महीना रहने के बाद मरे, है ना, यानी कि 5 साल पूरा होने में 4 ही महीना बचा हुआ था ना। ठीक, तो इस कंडीशन में अब इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। अब 4 महीने के बाद फ्रेश इलेक्शन होगा 5 साल के लिए। ऐसे वो ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। उसका कुछ व्यवस्था करेगा वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहां का जो उप मुखिया होगा वो मुखिया के रूप में काम करेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो पंचायतों का गठन 5 साल के लिए होता है। 5 साल के पहले किसी कारण से अगर पंचायत भंग हो जाती है, तो इसका पुनर्निर्वाचन बचे हुए समय के लिए होता है। परंतु बचा हुआ समय अगर 6 महीने से कम है, तो पुनर्निर्वाचन नहीं होगा। क्लियर? कोई शक? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, 9 नंबर पॉइंट लिखिए। हाँ,
हाँ ठीक है। अब 9 नंबर लिखिए, ग्राम सभा। ग्राम सभा नाम लिखिए, इंग्लिश में भी ग्राम सभा ही होगा, GRAMSABHA, ग्राम सभा, और यहां डैश दीजिए। प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम सभा का गठन होगा, है ना। इन एवरी पंचायत देयर शैल बी ए ग्राम सभा, देयर शैल बी अ ग्राम सभा, ठीक ना। और उस गांव के, उस पंचायत के वो सभी लोग जिनका एज 21 साल से ज्यादा है, कितना साल से ज्यादा है, 21 साल से ज्यादा है, वो सभी इस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। क्या होंगे, सदस्य होंगे। समझ में आ रहा है। अगर और भी टेक्निकली जाना चाहोगे ना तो एक चीज बताते हैं, जैसे यहां कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होता है ना, तो ग्रामीण स्तर पे यही ग्राम सभा लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाती है। हालांकि उतना टेक्निकल आप लोग को नहीं जाना है, ठीक ना। प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा का गठन होगा और उस पंचायत में रहने वाले सभी 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। लिख लिया आप लोग, कोई दिक्कत। चलो 10 नंबर पॉइंट लिखो, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन देखो, हरेक पंचायत में, सॉरी हरेक पंचायत में नहीं, हरेक स्टेट में लिखो, हरेक स्टेट में, ठीक ना। हरेक स्टेट में जितना पॉपुलेशन एससी और एसटी का होगा, जितना पॉपुलेशन एससी और एसटी का होगा, उसी पॉपुलेशन के रेशियो में पंचायतों का सीट रिजर्व होगा। किसके लिए, इसका पूरा मैथमेटिक्स बता दे कैसे, कि समझ गए सब। देखो मान के चलो प्रत्येक 5000 पे एक पंचायत का गठन कर रहे हैं, मान के चलो, और किसी राज्य का पॉपुलेशन जो है वो है 5 लाख, तो कितने पंचायतों का गठन होगा जी, 100 पंचायतों का गठन होगा। एसएससी वाले में कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, कितना, 100 पंचायतों का गठन होगा ना। अब मान के चलो कि जो 5 लाख का पॉपुलेशन था, इसमें 1 लाख पॉपुलेशन एससी और एसटी का था। किसका था, एससी और एसटी का था। तो कितना परसेंट एससी एसटी पॉपुलेशन है, कितना परसेंट पॉपुलेशन है एससी एसटी का, हाय रे किस्मत, 5 लाख में 1 लाख पॉपुलेशन एससी एसटी का है, तो कितना परसेंटेज आप लोग नहीं निकाल पाओगे एसएससी, निकालो पटाख से, जीएस गया बाद में, लगभग निकालो, सब निकालिए, निकालिए, उस वहीं मत निकाल दीजिए, साइड में रफ में निकालिए कहीं। अरे यार तुम लोग कैसे कर रहे हो, ये 5 शून्य से ये 5 शून्य गया, 1:5 into 100, 20%। इतना सिंपल मैथमेटिक्स आप लोग नहीं कर पा रहे हो। अब वो सही बोले लेकिन लगभग वर्ड यूज किए, लगभग क्या, डेफिनेट बोलो ना। तो देखो अब समझना, यहां प्रत्येक 5000 के पॉपुलेशन पे एक पंचायत का गठन करना था, 5 लाख पॉपुलेशन था, तो टोटल 100 पंचायत गठित किए, 100 पंचायत यानी कि 100 सीट हुआ ना। अब 20% पॉपुलेशन किसका है, एससी एसटी का, तो 100 का 20% 20 सीट, यानी कि 20 सीट, यानी कि 20 पंचायत किसके लिए रिजर्व हो जाएगा, 20 पंचायत का जो मुखिया का पद होगा वो किसके लिए, प्रधान का पद होगा वो किसके लिए रिजर्व हो जाएगा, एससी एसटी के लिए, है ना। लिखिए, रिजर्वेशन लिखे, समझ गए ना। अच्छा यहां एक और चीज समझ ही लीजिए, फिर हम लिखवा देंगे पूरा पूरी, सुनो समझो इधर, देखो देखो इधर, ये तो एससी एसटी के लिए हुआ, है ना। ये सिर्फ विलेज लेवल पे नहीं है, ये हर एक लेवल पे है, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और
जिला लेवल पे, जिला परिषद में भी। और हरेक स्तर में 1/3 सीट महिलाओं के लिए है। किसके लिए? महिलाओं, अब इंग्लिश में महिलाओं ही लिख दिए, सॉरी, लेडीज के लिए है। किसके लिए है? लेडीज के लिए है। 1/3। अब ये कैसे है वो भी समझ लेना। 100 सीट में 20 सीट किसके लिए हो गया? तो जनरल के लिए कितना बचा? SC ST के लिए कितना बचा? 20। इसका 1/3 जो जनरल कोटा वाला पंचायत होगा उसका 1/3 मतलब 3 दूनी 6 और 2 3 6 18 मतलब 27-28 सीट। 27-28 का पॉइंट में आएगा ना, तो 27 to 28 सीट किसके लिए रिजर्व होगा? लेडीज के लिए। इस 80 में से 27-28 सीट ऐसी होंगी मुखिया पद का और प्रधान पद का हर एक स्तर पे, जहां सिर्फ और सिर्फ कौन खड़ा हो सकता है? लेडीज। वहां पुरुष खड़ा हो ही नहीं सकता है। क्या? हाँ, चेंज होती है। और ये जरूरी नहीं है, ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है, वो अगर ना चेंज करना चाहे। ठीक ना? अब देखो बाकी बचा 80 में से फिर 27 सीट चला गया तो कितना बचा? 53 सीट बचा। ठीक ना? अब इस 53 सीट में तो पुरुष और महिलाएं दोनों खड़ी होंगी। देखिए कोई खटखटा रहा है। हाँ? अच्छा, टीचर आ गए। अच्छा ठीक है, सर आ गए हैं। तो ये समझ गए ना आप लोग कैलकुलेशन कि देखिए ये 27 सीट तो ओनली रिजर्व हो गई महिलाओं के लिए और बाकी सीट में पुरुष और महिला दोनों लड़ सकती हैं। और ये जो SC ST के लिए 20% था, तो फिर इसका 1/3 सीट ये जो महिलाएं SC ST की जो महिलाएं हैं ना उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। अब समझ में आया 1/3 कैसे रिजर्व होता है? रेस्पेक्टिव कास्ट क्लास के लिए रिस्पेक्टिवली होता है। जनरल वालों का 1/3 जनरल में, SC ST वालों का 1/3 SC ST में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और जो कंफ्यूजन बच जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक ना?